Hello, good evening. My name is Ritu Ratewal and you are with Let's Crack NEET UG. आज का टॉपिक है, बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है, तो मैंने अलग से एक सीरीज़ ही बना दी है तुम लोगों के लिए, मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक्स फॉर नीट 2020। तो पहला है मेंडेलियन जेनेटिक्स और एक में सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसके साथ साथ मैं शुरू करने वाली हूँ। आज मैं तुमको बेसिक्स बताने वाली हूँ। देखो, तुम लोगों को ये चैप्टर क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि तुम्हें एक छोटे छोटे टर्म्स का नहीं पता होता। जीन क्या है, एलील क्या है, लोकस क्या है, डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, होमोजाइगस क्या है, गैमीट्स कैसे बनते हैं, इस तरीके की छोटी 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 बातें। तो आज मैं उसको पहले कवर करने वाली हूँ। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। चलो, कुछ टर्म्स यहाँ पे लिख रही हूँ, उसके मीनिंग अपन पहले सीखेंगे। अरे रे रे रे, आई होप तुम लोग को सुन रहा है। मैं ऐसे ऐसे पकड़ के पढ़ा देती हूँ, ठीक है? तुम लोग को आजकल इससे बहुत दिक्कत हो रहा है, तो आई टॉक टू यू लाइक दिस। चलो, मैं कुछ टर्म्स लिख रही हूँ, मुझे इन टर्म्स के बारे में बताना। जीन, एलील, लोकस, होमोलोगस क्रोमोसोम, then dominant, then recessive, then homozygous, then heterozygous। कितनी टर्म्स हो गई? 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 7 8। then gamete formation, then phenotype, genotype, ये भी यहीं पे लिख देती हूँ साथ में, phenotype and genotype। I hope it is visible। जीनोटाइप। आज ये सारी टर्म्स के मीनिंग मैं तुम लोगों को कराना चाहती हूँ। तुम लोगों से हेलो हाई कर लिया जाए। हाँ जी बेटा जी, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू द क्लास। मानवी झा, प्रीतम, इफ़त सबा, मनीष चौधरी, साधना मौर्य, चिंतन सत्यकी, दीपिका वर्मा, सबा परवीन। आई होप आज मेरे पढ़ाने से तुम लोगों को फाइनली अल्टीमेटली टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है? सेल का क्या हुआ? थर्सडे से शुरू करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे जेनेटिक्स करेंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सेल करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस तुम्हारी स्पेशल क्लास में करवाने वाली हूँ, अभी बस कल या परसों में क्लास रख दूंगी। चलो, तुम लोगों को पता है कि जो बेसिक सेल है ये एक ह्यूमन सेल है, मान लो। इसके अंदर एक प्रॉपरली बना हुआ डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड न्यूक्लियस है। इसके अंदर हमारा डीएनए है, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है क्रोमोसोम्स के रूप में, कुछ ऐसे, ठीक है? ये मैं क्रोमोसोम्स इस शेप में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जनरली ऐसे ही पड़े होते हैं, खुले खुले पड़े होते हैं क्रोमोसोम, ऐसे प्रॉपर्ली। अपने को क्रोमोसोम वैसे सुंदर ऐसे देखने की आदत है ना, ये क्रोमोसोम है बेसिकली, ठीक है? लेकिन नॉर्मली सेल में ऐसे नहीं पड़े होते, नॉर्मली सेल में ऐसे ढीले ढीले धागे की तरह पड़े होते हैं, ठीक है? अब ऐसे प्रॉपरली वो हालांकि बाद में होते हैं, मेटाफेज में होते हैं, लेकिन हम जब इसको स्टडी करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो मैं क्रोमोसोम ऐसे ही बनाऊंगी, ऐसे ढीले ढीले धागे नहीं बनाऊंगी। तो अपने ह्यूमन सेल में ऐसे कितने क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं? 46 क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, ठीक है बेटा जी? अब क्रोमोसोम से बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि मैम एक बात बताओ, ये एक क्रोमोसोम है या ये एक क्रोमोसोम है ना? 1 या 2 में से मैम कौन सा क्रोमोसोम है? बेटा जी, ये तुम्हारा नॉर्मल क्रोमोसोम है, बिना रेप्लिकेशन के। इसमें सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है जो इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। ये एक रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। देखो, ये बाजू थी ना इसकी, ये बाजू थी,
जब इस सेल को जिसमें ये क्रोमोसोम है उसको मल्टीप्लाई करना है, आगे और सेल बनाने हैं, तो हर क्रोमोसोम अपनी एक कॉपी बनाता है साथ में, और वो कॉपी उसके साथ ही चिपकी रहती है। जैसे येलो वाला था ना ओरिजिनल, अब ये अपनी एक कॉपी बनाएगा जो कि मैं पर्पल कलर में बना रही हूँ, ठीक है। अब ये पर्पल वाली कॉपी इसके साथ चिपकी हुई है, जो येलो पे इंफॉर्मेशन है बिल्कुल वही पर्पल पे इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी कॉपी है, ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस। सो ये एक रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है और इसमें ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए पड़ा है जितना कि एक्चुअल होना चाहिए। दिस इज अ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। दिस इज अ नॉर्मल क्रोमोसोम, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी हमेशा मैं क्रोमोसोम ऐसे करके बनाऊंगी, कभी भी वैसे नहीं बनाऊंगी, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल क्रोमोसोम जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्रोमोसोम। अब तुम कहोगे मैम ऐसे क्यों दिखाते हैं, क्योंकि बेटा जब हम इनको स्टडी करते हैं ना मेटाफेज में, तो ये कुछ ऐसे दिख रहे होते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे बना देते हैं। एक्चुअल में क्रोमोसोम इज जस्ट लाइक दिस। अब हमारे ऐसे 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब अपने को ये पता है इसमें से 23 हमारी मम्मी की साइड से आए हैं और 23 हमारे पापा जी की साइड से आए हुए हैं। यहां बना रही हूं, (23) हमारी मम्मी की साइड से आए हुए हैं और 23 हमारे पापा जी की साइड से आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे 23 पेयर्स हैं हमारे पास। जैसे ये क्रोमोसोम नंबर मान लो 2 है, तो ये क्रोमोसोम नंबर 2 का मैटरनल वाला साइड है, मैटरनल क्रोमोसोम है, मदर की साइड से आया है, मैटरनल मतलब मदर की साइड से आया है। और ये क्रोमोसोम नंबर 2 फादर की साइड से आया, तो मैं इसको बोलूंगी पैटर्नल क्रोमोसोम है। ऐसे मैटरनल पैटर्नल मैटरनल पैटर्नल करते करते अपने पास 23 पेयर हो जाते हैं। ठीक है, हर क्रोमोसोम डीएनए से बना हुआ है, तो ये भी डीएनए से बना होगा। लाओ इसका डीएनए का पोर्शन बना देती हूँ। ये रहा इसमें डीएनए, ये इसके अंदर डीएनए पड़ा हुआ है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिमिलरली इसके अंदर भी डीएनए डीएनए। अब हम पढ़ेंगे कि जीन क्या होते हैं। तो भाई बच्चों थोड़ा सा पहले मुझे बताओ, हाँ अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे ना इससे थोड़ी सी नर्वसनेस सी हो रही है तुम लोगों को पढ़ाते हो। पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है तुम लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। इजी चैप्टर है यार, ये बहुत प्यारा सा चैप्टर है। तुम लोगों को ना अपना थोड़ा सा दिमाग ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ना तुम लोगों को भी डर लग रहा होता है इस चैप्टर से। तुम्हें लगता है यार ये तो आएगा ही नहीं, आज तक नहीं आया है, ऐसा है ना। सो अगर तुम थोड़ा सा अपना दिमाग ओपन करोगे तो मुझे भी थोड़ा पढ़ने में मज़ा आएगा। थोड़ा सा मुझे भी इंकरेज करो, और तुम लोगों को भी मज़ा आएगा पढ़ने में, और समझ में भी आएगा सब कुछ। चलो चलो चलो, आई होप आई एम एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर। ठीक है, अब देखो हर क्रोमोसोम डीएनए के ना एक पीस से बना हुआ है। अब इस डीएनए के ऊपर जीन है। तुम मुझे जीन की डेफिनेशन दे सकते हो? लोकस बता रही हूँ, पहले मुझे बताओ, तुम मुझे जीन की डेफिनेशन दे सकते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन? आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स टू आंसर। जीन क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो। चिंतन सत्य की क्यों भटकते रहते हो तुम? बोलो जीन क्या होता है। नहीं बताना चाहते, मैं आंसर करूं? देखो मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा अभी तक। डीएनए कंटेनिंग जेनेटिक इन्फो, सेगमेंट ऑफ डीएनए कंटेनिंग जेनेटिक इन्फो। जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ कैरेक्टर। नो नो नो, देखो वैसे तो जीन्स की बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन जो सबसे फेमस डेफिनेशन है जीन की वो ये है, इट इज पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, देखो डीएनए का पार्ट है पहली बात तो। सो मान लो यहाँ से यहाँ तक, या मान लो यहाँ से यहाँ तक पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ डीएनए। जीन लिख रही हूँ, विच इज कोडिंग फॉर अ कंप्लीट आरएनए। एक पूरे आरएनए के पीस के लिए जो कोड कर सके उसे जीन कहते हैं। तुम लोगों को पता है डीएनए से अल्टीमेटली ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा बेटा? आरएनए का पीस बनेगा।
आरएनए का पीस बनेगा। अब तुम लोगों को पता है आरएनए बहुत सारे प्रकार के होते हैं, एमआरएनए का पीस भी बन सकता है, टीआरएनए का पीस भी बन सकता है, आरआरएनए का भी पीस बन सकता है। देखो तुम्हें याद है आरआरएनए के बड़े सारे टाइप्स होते हैं, 28 एसआरएनए, 18 एसआरएनए, 5.8 एसआरएनए जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं, है ना। सो कोई भी पार्ट ऑफ डीएनए जो एक कंप्लीट आरएनए को जन्म दे सके उसे जीन कहते हैं। देखो इट कैन बी एमआरएनए, देन से दिस पोर्शन, ये इट मे बी एक टीआरएनए बना रहा हो यहाँ पे, या दिस पोर्शन इट मे बी फॉर्मिंग अ कंप्लीट से 28 एसआरआरएनए बना रहा हो। कोई भी पीस ऑफ आरएनए, चाहे वो टीआरआरएनए हो, चाहे वो आरआरएनए हो, चाहे वो एमआरएनए हो, एक कंप्लीट पीस ऑफ आरएनए बनाने वाले डीएनए के सेगमेंट को जीन कहते हैं। समझ में आया बेटा जी? तो एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स होते हैं, जैसे कि मान लो ये वाला जीन जो है, ये जो मैंने जीन बनाया है, ये चिन की शेप कंट्रोल कर रहा है, चिन की शेप कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मम्मी की चिन के पास है तो मैंने इसलिए बोल दिया चिन की शेप कंट्रोल कर रहा है। तो ये चिन की अब कंट्रोल कैसे करेगा? जीन है, यहाँ से कोई एमआरएनए बनेगा सपोज, फिर एमआरएनए से क्या बनता है आगे? प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन से, है ना। अब ये प्रोटीन बॉडी में जाके किसी एंजाइम का काम कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है और चिन की शेप डिसाइड कर सकता है। तो बेसिकली डिसाइड तो डीएनए ही कर रहा है ना। सो बड़े सारे जीन्स हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे एक जीन है, ये नाक की शेप डिसाइड कर रहा है। यहाँ पे एक जीन है, मान लो वो माथे का कितना चौड़ा माथा होगा ये डिसाइड कर रहा है। ऐसे जो भी रैंडमली, मान लो यहाँ पे एक जीन है, मान लो आई कलर डिसाइड कर रहा है, आई कलर डिसाइड कर रहा है। तो एक क्रोमोसोम पे बड़े सारे जीन्स पड़े होते हैं। सिमिलरली इस क्रोमोसोम पे भी जीन पड़े होते हैं। अब तुम्हें जीन का मतलब समझ में आ गया। अब दूसरा मीनिंग समझना है हमने, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, हम कैसे डिसाइड करते हैं। एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे खचपच पड़ी हुई है क्रोमोसोम्स की, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये क्रोमोसोम इसके होमोलोगस है? हाउ डू वी डिसाइड? हम कहते हैं ना हमारे पास 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो ये होमोलोगस क्या है मेरे बच्चों? होमोलोगस का मतलब ये है कि अगर ये मैटरनल क्रोमोसोम के इस पोजीशन पर आई कलर का जीन है ना, तो पैटर्नल क्रोमोसोम के इस पोजीशन पे भी आई कलर का ही जीन होगा। सेम लोकेशन पे सेम कैरेक्टर के लिए जीन होगा, तब ये जाके होमोलोगस कहलाएंगे। ठीक है, ये भी आई कलर का ही जीन होगा। अगर यहाँ पे चिन की शेप डिसाइड करने के लिए, तो यहाँ पे जो सेम जगह पे इसका जीन होगा ये भी चिन की शेप ही डिसाइड करेगा। जो यहाँ पे इसका जीन होगा ये नाक की शेप डिसाइड करेगा। ठीक है, सो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? जिन पे सेम कैरेक्टर्स के लिए जीन पड़े होते हैं। समझ में आया? होमोलोगस क्रोमोसोम टर्म समझ में आया? अब देखो मैं तुम्हें लोकस बता रही हूँ, उसके बाद क्या है अभी पहले ही बता देना चाहिए था। होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आ गया? देखो लोकस क्या है? लोकस होता है क्रोमोसोम के ऊपर, लोकस आया लोकेशन से, क्रोमोसोम के ऊपर एक पर्टिकुलर लोकेशन को लोकस कहते हैं। जैसे कि ये एक पर्टिकुलर लोकस है, तो मुझे ये कहना चाहिए था कि इस लोकस पे आई कलर का जीन पड़ा है, तो इस लोकस पे भी आई कलर का ही जीन होगा। लोकस क्या है? इट इज अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन अ क्रोमोसोम। लोकस क्या है? लिख देती हूं आगे। लोकस क्या है? पर्टिकुलर लोकेशन ऑन अ क्रोमोसोम। ठीक है, देखो अब यहां पे देखो, तो मैं कहूंगी आई कलर का जो जीन इस मैटरनल क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, सेम लोकस पे, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे आई कलर का जीन प्रेजेंट होगा। मान लो ये हेयर कलर का जीन है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हेयर कलर का जीन है, तो इसके सेम लोकस पे, मतलब सेम पोजीशन पे, सेम लोकेशन पे यहाँ पे हेयर कलर का जीन होगा। ठीक है, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल। बोलो मुझे ये वाला बात समझ में आया जो मैंने अभी तक बताया? जो मैंने अभी तक बताई ये वाली बात समझ में आई है? बोलो। तो क्या क्या सीख लिया अभी हमने? देखो पीछे आओ, अपनी चेकलिस्ट पूरी कर लेते हैं। क्या क्या सीखा अपन ने? अपन ने सीख लिया अभी तक जीन क्या होता है, अपन ने सीख लिया लोकस क्या होता है, अपन ने सीख लिया होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है ना। अब आ जाओ एलील पे। एलील क्या होता है? अब मैं तुम लोगों को सिखाऊंगी एलील क्या होता है। आओ इधर आओ, देखो आई कलर की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई कलर की बात करते हैं।
तुम लोगों ने देखा है कि दुनिया में बड़े प्रकार के आई कलर होते हैं। किसी का आई कलर ब्लैक होता है, किसी का आई कलर ब्लू होता है, किसी का आई कलर ब्राउन होता है, किसी का आई कलर ग्रीन होता है। देयर आर वेराइटी ऑफ आई कलर्स, राइट। नाउ अब देखो कलर आएगा कैसे, आगे चल के देखें। एक बार दोबारा से यही डायग्राम बना लेती हूँ थोड़ा सा साफ करके, ताकि क्लियरली तुम लोगों को नजर आए मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ। देखो ये वही मैटरनल क्रोमोसोम है, ठीक है, ये पैटर्नल क्रोमोसोम है। ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो जीन है वो भी आई कलर के लिए ही कोड कर रहा है। यहाँ पे बनाया था ना, यहाँ पे जो जीन है वो भी आई कलर के लिए कोड कर रहा है। यहाँ पे जो जीन है सेम लोकस पे, ये भी आई कलर के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सेम आई कलर के लिए कोड करें। तो ये सेम कैरेक्टर के लिए तो कोड कर रहे हैं, लेकिन ये सेम ट्रेट के लिए कोड करें ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, आई कलर, और ट्रेट क्या है, उस कैरेक्टर में कितनी वैरायटी मिल सकती है। ब्लैक आई कलर भी, ब्राउन आई कलर भी, समझ रहे हो, ग्रीन आई कलर भी। सो जीन्स जो सेम लोकस पे होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, वो सेम कैरेक्टर के लिए तो कोड करते हैं, सेम कैरेक्टर के लिए तो कोड करते हैं, पर जरूरी नहीं कि वो सेम ट्रेट के लिए भी कोड करें। कैरेक्टर जैसे हाइट कैरेक्टर हो गया, लेकिन ट्रेट क्या होएगा, स्मॉल हाइट, ड्वार्फ हाइट एंड टॉल हाइट, ठीक है। जैसे कैरेक्टर हो गया हेयर कलर, लेकिन ब्लॉन्ड हेयर कलर, रेड हेड्स या ब्लैक हेयर कलर, ये ट्रेट्स हैं, समझ रहे हो। तो ये जीन्स का आपस में कुछ ऐसा रिलेशन होता है कि ये अलग अलग ट्रेट्स के लिए कोड कर सकते हैं। मान लो ये ब्लैक आई कलर के लिए कर रहा है और ये नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो ब्लैक आई कलर के लिए भी कैसे करता है मैं तुम्हें बताती हूँ। अच्छा पहले तो एलील का डेफिनेशन समझ लो। इनको एलील्स कहते हैं, ऐसे जीन्स जो सेम लोकस पे हो होमोलोगस क्रोमोसोम के और सेम कैरेक्टर के लिए कोड कर रहे हैं, लेकिन सेम ट्रेट के लिए कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उनको एलील कहते हैं। एलील्स वो जीन्स हैं जो सेम कैरेक्टर के लिए कोड करते हैं। ये वाली बात समझ में आई है। एलील क्या होता है जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ प्लीज। एलील समझ में आया है, सेम कैरेक्टर के लिए कोड करने वाले सेम लोकस पे पड़े हुए जीन्स को एलील कहते हैं। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ कैसे कोड करते हैं। देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो कोई बंदे की आईज में ब्लैक कलर क्यों आता है, मान लो ब्लैक कलर क्यों आता है। मान लो यहाँ पे डीएनए था, यहाँ से एक आरएनए बना, इस आरएनए से एक प्रोटीन बना, ये प्रोटीन हेल्प कर रहा है ब्लैक कलर आने में, तो मतलब ये जीन ब्लैक कलर लाएगा, ठीक है, ये जीन ब्लैक कलर लाएगा। अब इस जीन की बात कर रहा हूँ, मान लो ये भी नॉर्मल जीन है, इसने भी आरएनए बनाया, नॉर्मल आरएनए बनाया, और यहाँ से भी नॉर्मल प्रोटीन बन रहा है, तो ये भी ब्लैक आई कलर बनाएगा। नॉर्मल प्रोटीन्स बन रहे हैं दोनों में, तो दोनों जीन्स ब्लैक आई कलर के लिए कोड कर सकते हैं। देखो नॉर्मल जीन, नॉर्मल आरएनए, नॉर्मल प्रोटीन बन रहा है, तो ये ब्लैक आई कलर के लिए कोड करेगा। मान लो नॉर्मल जीन है, नॉर्मल आरएनए प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, ब्लैक आई कलर बनेगा। तो ये इस वक्त दोनों सेम कैरेक्टर के लिए तो कर ही रहे हैं, सेम ट्रेट के लिए भी कर रहे हैं, ब्लैक आई कलर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। पर मान लो इसके जीन में कोई हो जाए म्यूटेशन, खराबी हो जाए, इसके जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए। म्यूटेशन होने की वजह से ये प्रॉपर आरएनए को कोड नहीं कर पा रहा, प्रॉपर आरएनए नहीं बना रहा, डिफेक्टिव आरएनए बना रहा है, डिफेक्टिव आरएनए बना रहा है, तो डिफेक्टिव प्रोटीन बनाएगा, तो इसकी वजह से ब्लैक आई कलर नहीं आएगा। मान लो कोई म्यूटेशन हो गई, डिफेक्टिव आरएनए डिफेक्टिव प्रोटीन बना रहा है, तो इसकी वजह से ब्लैक आई कलर नहीं आएगा। तो लेकिन दिक्कत नहीं है, बंदे का जो बच्चा है उसका ब्लैक आई कलर आ जाएगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल प्रोटीन बना रहा है ना, ये तो नॉर्मल प्रोटीन बना रहा है ना, सो इसकी वजह से ब्लैक आई कलर आ जाएगा। ये बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा, ये बेकार हो चुका है जीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये एलील्स हैं जो डिफरेंट ट्रेट्स के लिए कोड कर रहे हैं,
ठीक है, अगर ये नॉर्मल होता तो ये दोनों सेम ट्रेट के लिए कोड करते हैं, लेकिन हमेशा ही सेम कैरेक्टर के लिए तो कोड करते ही हैं, आई कलर के लिए तो कोड करते ही हैं, ट्रेट डिफरेंट हो सकता है, ब्लैक के लिए भी कर सकते हैं, किसी और के लिए भी कर सकते हैं। अब मान लो किसी बंदे में 2 खराब जीन आ जाए, मान लो कोई अपना बंदा कौन था वो कुक्की का हस्बैंड कौन था, मदन लाल की ये वाली बात कर रहे हैं, दोनों जीन खराब हो जाए मदन लाल के, ठीक है, मदन लाल का मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम दोनों में डिफेक्ट आ जाए, ये रहा आई कलर का जीन, ये रहा आई कलर का जीन, है ना, आई कलर का ये जीन डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव प्रोटीन बन रहा है ना, ये कलर डिफेक्टिव तो यहाँ पे डिफेक्टिव प्रोटीन बन रहा है। तो अब यहाँ पे दोनों ही डिफेक्टिव है, मान लो दोनों में ही म्यूटेशन वाले जीन आ गए, ठीक है, तो दोनों में डिफेक्टिव प्रोटीन की वजह से ठीक से मेलानिन नहीं बन पा रहा है, तो उस बंदे का आई कलर मान लो ब्राउन हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे ये एलील्स हैं आई कलर के, लेकिन यहाँ पे ब्राउन आई कलर बनाएंगे क्योंकि ब्लैक बना नहीं पा रहे हैं, ये खराब हो गए ना, म्यूटेशन आ गई, तो ब्राउन आई कलर बना पाएंगे। समझ आ गया एलील्स क्या होते हैं? डू यू अंडरस्टैंड एलील्स क्या होते हैं? बोलिए। किंग ऑफ रोमांस अभी शुरू हुई है बेटा क्लास, 15-20 मिनट पहले। मुझे बताओ समझ में आया? एलील समझ में आया क्या हो गया? अब देखो अपने को क्या क्या समझ में आ गया, पीछे जा रही हूँ, अपने को क्या क्या समझ में आ गया, देखो अपने को समझ में आ गया एलील क्या होता है, लोकस क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। अब अपा सीखेंगे डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है। चले डोमिनेंट रिसेसिव पे चले, आओ इधर आओ, देखो अब इस वाले केस पे आओ, ये मान लो ये कुक्की के क्रोमोसोम्स हैं, कुक्की है एक बंदी, इसके क्रोमोसोम है, ये कुक्की का मैटरनल क्रोमोसोम है, ये कुक्की का पैटर्नल क्रोमोसोम है, ठीक है, कुक्की के क्रोमोसोम्स हैं ये। अब देखो कुक्की के पास एक नॉर्मल जीन था ब्लैक आई कलर का, एक खराब जीन था, डिफेक्टिव जीन था जो प्रॉपर प्रोटीन नहीं बना रहा था, है ना, तो ये बेचारा खराब हो गया, तो कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये अभी नॉर्मल है, ये प्रॉपर प्रोटीन बना रहा है ना, तो यहां से इसकी वजह से कुक्की की ब्लैक आई कलर बन जाएगी, कुक्की की आई कलर ब्लैक बन जाएगी, है ना, तो मतलब ये वाला एलील इस पे डोमिनेंट है, क्योंकि ये खराब होने के बावजूद भी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, जो सही वाला है वो प्रॉपरली एक्सप्रेस कर गया, सिर्फ एक ही सही जीन की वजह से ब्लैक आई कलर आ रहा है, तो मतलब ब्लैक आई कलर इज डोमिनेंट ऑन ब्राउन आई कलर। क्यों? ब्लैक का एक भी एलील होगा तो वहां पे ब्लैक आई कलर बनेगा, क्योंकि नॉर्मल प्रोटीन बन रहा है ना, तो ब्लैक आई कलर बन जाएगा, लेकिन ब्राउन आई कलर एक से नहीं बनेगा, दोनों जीन खराब होने चाहिए, जैसे मदन लाल के दोनों जीन खराब हो गए, ये मदन लाल का केस है, मदन लाल के दोनों जीन्स में डिफेक्ट आ गया, इसमें भी डिफेक्ट आ गया, इस एलील में भी डिफेक्ट आ गया, दोनों एलील्स डिफेक्टिव हो गए। अब मदन लाल का ब्राउन आई कलर बनेगा, ब्राउन आई कलर बनेगा, क्योंकि ब्लैक बनाने के लिए कोई नॉर्मल है ही नहीं है, समझ रहे हो? तो मतलब कि ब्राउन आई का जो जीन है वो रिसेसिव होता है ब्लैक आई कलर से। क्यों? ब्राउन आई अगर आपको चाहिए तो दोनों आपको खराब वाले चाहिए, यहाँ पे भी ब्राउन आई वाला चाहिए, यहाँ पे भी ब्राउन आई वाला चाहिए, लेकिन अगर आपको ब्लैक आई चाहिए तो दोनों ब्लैक वाले नहीं चाहिए। अगर आपके पास एक भी ब्लैक वाला है, एक नहीं भी है तो भी चल जाएगा, तो ब्लैक आई वाला मनमानी कर रहा है ना, इसकी चलने नहीं दे रहा, इस ब्राउन बनाने नहीं दे रहा आई को, तो जो मनमानी करता है, अगर दो डिफरेंट ट्रेड्स को कोड करने के लिए जीन्स हैं, जो मनमानी करता है वो डोमिनेंट कहलाता है, डोमिनेंट। तो डोमिनेंट को अपने साथ की जरूरत नहीं है, दूसरे वाले के सेम की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यही चीज मैं दोबारा बता रही हूं, डोमिनेंट ब्लैक आई कलर दोनों में ब्लैक है, यहां पे भी ब्लैक है, नॉर्मल जीन है, यहां पे भी ब्लैक है, तो भी ब्लैक ही बनाएगा, ठीक है। ये केस 1 है, ठीक है। मान लो ये कोई ये कौन सा बंदा बनाऊं, लो ये मान लो रितु बना देती हूँ, ये मैं हूं, ठीक है। अगर एक ब्लैक है, एक ब्राउन है, एक ब्राउन है, तो भी ये ब्लैक ही आई कलर बनाएगा, जैसे कि कौन सी थी, कुकी, ठीक है। और अगर तीसरा केस दोनों ब्राउन है तब जाके ब्राउन बनेगा, ब्राउन, अगर इधर भी ब्राउन वाला एलील है और इधर भी ब्राउन वाला एलील है
तब जाके ब्राउन का कलर वो बनेगा। तो ब्लैक इज डोमिनेंट ओवर ब्राउन। डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट समझ में आया? डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलो। हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमेशा काम नहीं करता, लेकिन ये बेसिक रूल है। समझ में आ रहा है? गुड गुड गुड, वेरी गुड। अब अपा कॉन्सेप्ट समझेंगे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल का। अब अपा समझेंगे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल का। देखो, अगर किसी इंडिविजुअल के पास, देखो अपने को क्या क्या आ गया, देखो पीछे आओ। देखो, अपने को डोमिनेंट रिसेसिव का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है ना। अब अपने को क्या सीखना है? होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, अपने को ये वाली बात सीखनी है। आओ इधर आओ। देखो, एक इंडिविजुअल जैसे कि ऋतु है, जिसके पास दोनों एलील एक ही चीज के लिए कोड कर रहे हैं, मतलब दोनों एलील जो है सेम ट्रेट के लिए कोड कर रहे हैं। देखो, दोनों एलील हमेशा सेम कैरेक्टर के लिए तो कोड करते हैं आई कलर के लिए, लेकिन आई कलर में भी सेम ट्रेट के लिए अगर कोड कर रहे हैं तो ये होमोजाइगस इंडिविजुअल है, क्योंकि इसके पास इधर भी ब्लैक है इधर भी ब्लैक है। ऋतु इज अ होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर आई कलर। देखो, बाकियों को हम ले ही नहीं रहे, इस पे 70 तरीके के जीन्स हैं, पर हम किसी के बारे में बात ही नहीं कर रहे। हम सिर्फ एक ही जीन की बात कर रहे हैं। मेरी नाक का शेप किस जीन से बना है, मेरा माथा किससे बना है, मेरे बाल किससे बने, हाइट किससे बने, मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ उन जीन के बारे में। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ इस वक्त एक ही बात में, आई कलर के बारे में। मेरे पास आई कलर के लिए दोनों ब्लैक हैं, ठीक है, दोनों सेम एलील है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ब्राउन के लिए एक ब्लैक के लिए, दोनों सेम है, तो मैं होमोजाइगस हूँ। सिमिलरली ये देखो, ये मदन लाल है, ये दोनों के लिए, दोनों इसके जीन्स डिफेक्टिव हैं, ब्राउन ब्राउन, लेकिन है तो दोनों ब्राउन ब्राउन ना, दोनों ब्राउन ब्राउन के लिए है ना, तो ये भी होमोजाइगस है। दिस गाय इज ऑल्सो होमोजाइगस। लेकिन कुकी को देखो, कुकी के पास आई कलर के कैरेक्टर के दो एलील्स डिफरेंट ट्रेट्स के लिए कोड कर रहे हैं। ये ब्लैक के लिए कोड कर रहा है, ये ब्राउन के लिए कोड कर रहा है। तो कुकी इज अ हेटेरोजाइगस, हेटेरो मतलब डिफरेंट, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल फॉर आई कलर। हेटेरोजाइगस मतलब दोनों एलील्स जो हैं वो डिफरेंट चीजों के लिए कोड कर रहे हैं। समझ में आ गया होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का कॉन्सेप्ट? हाँ, संजय जोशी प्लीज़ वीडियो डेली डाला करो। संजय जोशी देखो, अभी फेब में मैं शायद रोज़ एक ही वीडियो डाल पाऊँगी, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करूँगी, पर अभी मेरी हेल्थ इतना ही अलाउ कर रही है बेटा, ठीक है, पर एक रोज़ डाल दिया करूँगी, और उसके अलावा कभी कभी दूसरी भी डाला करूँगी। नाउ इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट हमको समझना है फिनोटाइप और जीनोटाइप का। ये समझ में आ गया? होमोजाइगस हेटेरोजाइगस समझ में आ गया? बोलो तो। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस समझ में आ गया? यस? अब देखो, अब मैं तुम्हें बताऊंगी फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? अगर मैं किसी को देखूं ऐसे, तो कोई भी इंसान देख सकता है कि मेरी आईज का कलर ब्लैक है, ठीक है। अगर कोई भी इंसान इसको देखे, क्या है इस बंदे का नाम, कुकी को देखे, तो इसकी आईज का कलर भी ब्लैक है, ठीक है। अगर कोई मदन लाल को देखे तो इसकी आईज का कलर ब्राउन है। सो ये जो ब्राउन आई कलर है और जो ब्लैक आई कलर है, ये वो चीज़ें हैं जो दूसरे लोग देख सकते हैं। लेकिन क्या तुम मुझे देख के ये बता सकते हो कि मेरे पास दोनों ब्लैक वाले हैं या एक ब्लैक एक ब्राउन वाला है? मुझे देख के, बोर्ड पे देख के नहीं, मुझे देख के बता सकते हो कि मैडम आप तो हेटेरोजाइगस हो, मुझे तो सब पता है? ऐसे तो कोई नहीं बता सकता। मैं किसी पार्टी में जाऊँ, क्या मुझे लोग ये कहेंगे अरे हेटेरोजाइगस वाली मैडम आ गई हैं, एक ब्लैक एक ब्राउन है मैम, ऐसे आई कलर है? ऐसे तो कोई नहीं कहेगा ना मुझे, राइट? सो कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो, आपके फिजिकल फीचर जो आप देख सकते हो, उसको फिनोटाइप कहते हैं बेटा, ठीक है। और जो आपका जेनेटिक मेकअप है जो नहीं देख सकते आप, उसको जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ऋतु का और कुकी का जीनोटाइप कितना डिफरेंट है। इसके पास ब्लैक ब्लैक है ऋतु के पास, और कुकी के पास ब्लैक ब्राउन है। दे हैव डिफरेंट जीनोटाइप्स। जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक मेकअप। लिख रही हूं मैं ये चीज,
जीनोटाइप इज जेनेटिक मेकअप, ठीक है। सो हमारा कितना डिफरेंट जीनोटाइप है रे, लेकिन फिनोटाइप हमारा सेम है। फिनोटाइप मतलब ब्लैक आई कलर, वो तो देखने में ब्लैक ही लगेगा ना। ऐसा तो नहीं है मेरी थोड़ी ज़्यादा काली आंखें होंगी क्योंकि मेरे पास 2 ब्लैक वाले हैं, इसके पास कुकी के पास थोड़ी कम काली आंखें होंगी, ऐसा नहीं है। उसकी भी उतनी काली होंगी, मेरी भी उतनी काली आंखें हैं, राइट। सो फिनोटाइप क्या है? फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल, देखो पी से फिनोटाइप, पी से फिजिकल, फिजिकल अपीयरेंस। अब देखो फिनोटाइप सिर्फ जीन से नहीं हो सकता। अब मान लो स्किन कलर की बात करो, स्किन कलर फिनोटाइप है, मुझे देखते ही कोई कहेगा अच्छा मैडम का रंग तो गोरा है, चलो ठीक है, शक्ल तो भगवान ने जैसी दी दे दी, लेकिन रंग तो मैडम को गोरा ही दिया है ना, देख सकते हो तुम। लेकिन फिनोटाइप, मेरा गोरा रंग या मेरा काला रंग सिर्फ मेरे जीन से तो नहीं आ रहा ना, जेनेटिक मेकअप से तो नहीं आ रहा ना। यही मैं अगर एक मजदूर होती, ठीक है, मैं बिल्डिंगें बनाने के लिए मैं सीमेंट खोद खोद के लेके जा रही होती, तो मैं कैसे ब्राउन हो जाती, कैसे ब्लैक हो जाती, है ना, तब तो मैं काली हो जाती। जीन्स तो मेरे अभी भी वही हैं। सो जो फिनोटाइप है वो कभी भी सिर्फ जीन्स से डिसाइड नहीं होता, आपके फिजिकल इन्वायरमेंट से भी डिसाइड होता है। फिनोटाइप कभी भी जेनेटिक मेकअप सिर्फ उससे नहीं होता, योर जीन्स एंड योर इन्वायरमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे के पास, बच्चे का जीनोटाइप है टॉल होने का, उसके मम्मी डैडी की हाइट अच्छी है तो हमें लगता है बच्चा भी लंबी हाइट का ही होएगा, है ना, तो फिनोटाइप है उसका टॉल हाइट। लेकिन बच्चे को खाना ही मत दो, है, मरासमस हो जाए उसको बेचारे को, छोटे से कोई है, या क्वाशोरकर हो जाए, हाइट नहीं बढ़ेगी, तो क्या उसके जीन्स थोड़े भी ऐसे हो गए? तो फिनोटाइप पे उसका फिजिकल मतलब उसके इन्वायरमेंट का भी तो असर है ना। सो फिनोटाइप इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय जीन्स एज वेल एज योर इन्वायरमेंट, एंड जीनोटाइप तो जीनोटाइप है, वो तो जेनेटिक मेकअप है, वो तो मम्मी पापा से डिसाइड होता है। एम आई क्लियर? बताओ जरा। वी आर डन, वी आर डन। तो अपन ने आज क्या क्या सीख लिया? देखो ये चैप्टर तुम्हें इसलिए गंदा लगता है क्योंकि तुम्हें ये सारी टर्म्स नहीं पता, और तुम्हें मेंडल के बारे में नहीं पता। तुम्हें लगता है मेंडल कौन है, ये मेंडल, मेंडल क्या है, ये मेंडल, मेंडल तुम लोगों को लगता होगा। अगर तुम्हारे पास टाइम मशीन है तो तुम पीछे जाके मेंडल का कत्ल कर दो, ताकि मेंडल कभी ये सारी बातें बता ही ना पाता। मेंडल बहुत बढ़िया बंदा था, मेंडल से दुश्मनी नहीं करनी है। मेंडल वॉज अ वेरी वेरी गुड पर्सन। बताए, मैं मिली नहीं हूँ पर मैंने उसके बारे में पढ़ा है। तो लड़का होशियार था, होनहार था, गरीब फैमिली से था, बहुत मेहनत करके उसने पढ़ाई करी थी। बेचारे को डिप्रेशन भी हो गया था, ठीक है, डिप्रेशन से निकल निकल के उसने काम किया, मेहनत करी, कभी शादी नहीं करी उसने, लफंगेबाजी नहीं करी, मॉन्क था, ठीक है, मॉन्क था वो, अपने मोनास्ट्री के पीछे उगाता था पी प्लांट्स। तो मेंडल के बारे में कोई भी गलत नहीं समझेगा। और मेंडल बेचारे को किसी ने शाबाशी नहीं दी उसके काम के लिए जब तक वो जिंदा रहा, बेचारा मर गया, खप गया। उसके बाद पता चला कि मेंडल क्या करके गया है। सो मेंडल के बारे में कोई भी गलत नहीं सोचेगा, मेंडल प्यारा प्यारा है। चलो अच्छा, आगे आ गया अपन, होमोजाइगस हो गया, हेटेरोजाइगस हो गया, फिनोटाइप हो गया, जीनोटाइप हो गया। अब मुझे सिर्फ सिखाना है तुम्हें गैमीट फॉर्मेशन क्या होता है। गैमीट फॉर्मेशन क्या होता है, फिर तुम्हें एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझाऊंगी गैमीट फॉर्मेशन के बाद, कि बीमारियां कैसे होती हैं। हम कहते हैं ना रिसेसिव डिजीज और डोमिनेंट डिजीज, ये डिजीज वो डिजीज, तुम डर जाते हो देख के, उसके बाद ये समझाऊंगी। पहले गैमीट बनाना सीख लो। देखो गैमीट कैसे बनाते हैं। चले बच्चों, गैमीट बना दे हैं। हाँ, शादी भी नहीं की उसने। क्या तुम्हें क्या लगा मस्तियां कर रहा था वो? मस्तियां करने वालों का पता है कब डेथ हो गई थी उसकी? 1884 में तो मर गया था लड़का। आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, सोचो उसका कंट्रीब्यूशन कितना वैल्यूएबल है। ऐसे ही बनना है हमने भी, शादियां नहीं करनी है, मर खप जाना है साइंस में, फिर हमें भी 200-300 साल बाद याद किया जाएगा। क्या बोलते हो? नहीं मैडम ऐसा तो नहीं हो सकता, सॉरी सॉरी, सब ऐसे ही बोल रहे, मुझे पता है। आओ गैमीट फॉर्मेशन सिखाती हूँ। गैमीट फॉर्मेशन देखो, जब तुमसे पहली बात तो देखो तुम्हारे पास कितने जीन्स हैं, हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा था, तुम्हारे पास 30,000 से ज़्यादा जीन्स हैं, 30 to 40,000 जीन्स हैं। कभी भी हमने सारे जीन्स की एक साथ बात नहीं करनी है, ठीक है। जनरली हम एक जीन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, एक जीन का पेयर, मतलब एक एलील का पेयर, है ना, कि ये कैसे जाता है गैमीट में, ये कैसे जाता है गैमीट में, जब गैमीट बनता है तो क्या होता है। या ज़्यादा करो तो 2 एलील्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि आई कलर का और हेयर कलर का एलील कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। सो ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, हम शुरू करेंगे एक कैरेक्टर से,
एक कैरेक्टर से, ठीक है। मान लो एक बंदा है, ठीक है, उसका ये स्पर्म बनाना है अभी इसने, तो ये स्पर्मेटोगोनिया है। तो इसके अंदर ऐसे जीन्स हैं, दो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। उसके ऊपर मान लो यहाँ पे ब्लैक आई कलर का जीन है, बड़ा भी लिख देती हूँ, यहाँ पे ब्राउन आई कलर का जीन है, छोटा लिखती हूँ। अब जब ये बंदे का गैमीट बनेगा, स्पर्मेटोगोनियम से ही स्पर्म बनेगा, है ना। कौन है ये, कौन किसका स्पर्मेटोगोनियम बनाओगे? मदन लाल का ही स्पर्मेटोगोनियम बना लो, किसी का बना लो, मर्जी, मेंडल का बना लो, जिसकी मर्जी है। स्पर्मेटोगोनियम है, इसी से स्पर्म बनेगा आगे, है ना, इसी से स्पर्म बनेगा आगे। तो देखो होता क्या है, इसके 4 स्पर्म बनने होते हैं, हर स्पर्मेटोगोनियम से आगे 4 स्पर्म बनेंगे, मतलब अगर ये सीधा सीधा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता जाए तो, है ना। तो कैसे बनता है, कुछ नहीं करना तुम्हें, इसकी एक कॉपी यहाँ बन जाएगी, है ना, ये अपनी एक कॉपी बना लेगा। मैंने तुम्हें सिखाया था पहले, ये अपनी कॉपीज बनाते हैं, ये क्रोमोसोम ने एक अपनी कॉपी बना ली इधर, और यहाँ पे एक कॉपी इसने बना ली यहाँ पे। तो मतलब इसके ऊपर भी ब्लैक है, इसके ऊपर भी ब्लैक है, और इसके ऊपर भी ब्राउन है, इसके ऊपर भी ब्राउन है ना, ऐसे कॉपी बना ली। फिर क्या होता है, जब 4 गैमीट बनते हैं ना, यहाँ पे मान लो ये एक स्पर्म बन गया, ये दूसरा स्पर्म बन गया, ये तीसरा स्पर्म बन गया, ये चौथा स्पर्म बन गया। देखो अभी चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें रिकॉम्बिनेशन नहीं सिखा रही, क्रॉस ओवर नहीं सिखा रही, कुछ नहीं सिखा रही। तुम लोगों को बहुत डर लगता है ना, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉस ओवर क्या होता है, मैं मर जाऊंगा, वो बाद में बताऊंगी। अभी सिंपल बातें करेंगे, ठीक है। तो जब 4 गैमीट बनने होते हैं, क्या होता है, देखो इस टाइम पे ना इसको एक क्रोमेटिड बोलते हैं। क्रोमोसोम की जो 2 लाइनें ना, लड़ियां हैं, एक ये और एक ये, जब क्रोमोसोम में 2 होती हैं तो इसको क्रोमेटिड बोल देते हैं। तो ये क्रोमेटिड नंबर 1 है, ये क्रोमेटिड नंबर 2 है, ये क्रोमेटिड नंबर 3 है, ये क्रोमेटिड नंबर 4 है, ठीक है। तो हर एक क्रोमेटिड एक एक गैमीट में चला जाता है, ठीक है। तो इसमें मान लो क्या है भैया, इस साइड आ जा, तो इसमें क्रोमेटिड 1 आ गया, इसमें क्रोमेटिड 2 आ गया, इसमें क्रोमेटिड 3 आ गया, और इसमें क्रोमेटिड 4 आ गया, है ना। तो मतलब इसके पास ब्लैक वाला आया, इसके पास भी ब्लैक वाला आया, इसके पास ब्राउन वाला आया, और इसके पास भी ब्राउन वाला आया, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि 50% स्पर्म के पास ब्लैक वाला आया, 50%। देखो यार गिनते थोड़े में स्पर्म अपने पास, एक बार में बंदा 200 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है, तो तुम गिनते थोड़े में रहोगे किसके पास ब्लैक आया, किसके पास ब्लू आया, मैडम बता दो, ऐसा नहीं। हम परसेंटेज देखेंगे, 50% स्पर्म्स के पास ब्लैक आई कलर वाला जीन आ गया, और 50% के पास ब्राउन आई वाला आ गया। ये वाली बात समझ में आई है, ये वाली बात समझ में आई है, बोलो बोलो क्या हो गया। कोरोना वायरस मेरी क्लास में कहाँ से आ गया, कोरोना वायरस, पहले बताओ, ये बात समझ में आई है। कोरोना वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, बताऊंगी, कोई ना, अलग से क्लास बना देंगे। आनंद मनी सर ने क्लास बनाई तो है, नहीं विवेक चौधरी अभी चल रहा है, अनअकैडमी प्लस पे अभी सिलेबस चल रहा है, मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है, फाइनली लॉन्च हो रहा है 6 तारीख से। उसमें इकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी और प्लांट फिजियोलॉजी का कोर्स है, उसके बाद सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो गया ये, इतना समझ में आया? हाँ जी, अब देखो तो इतना ड्रामा करने का, इसको पहले डबल करो, इसको डबल करो, तो हम ऐसा कुछ ड्रामा करते ही नहीं है। हमें ये पता है कि जब भी 2 होते हैं तो 50% के पास ये चला जाता है, 50% के पास ये वाला चला जाता है। तो अपा इतना ड्रामा करते ही नहीं है। अपा जब भी ऐसे सेल दिया हो ना, जब भी ऐसे सेल दिया हो, उसमें 2 क्रोमोसोम दिए हो, एक को ब्लैक बताया हो, एक को ब्लू बताया हो, तो हम ऐसे नहीं बनाते पूरा, ऐसे नहीं कि इसको डबल करेंगे फिर इसको बांट देंगे, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल हम कहेंगे कि भैया 2 प्रकार का गैमीट बनेगा, 2 ही प्रकार का बना था, देखो एक प्रकार का ये बना था, एक प्रकार का ये बना था, तो 2 ही प्रकार का गैमीट बनेगा। एक के पास बड़ा भी आएगा और दूसरे के पास छोटा भी आएगा। अब देखो तुम कहोगे मैं वहाँ 4 बने थे, 4 से फर्क नहीं पड़ता ना, 200 मिलियन से भी फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज से फर्क पड़ता है। 50% के पास बड़ा भी आएगा, 50% के पास छोटा भी आएगा। तो तुम्हें कुछ भी दिया हो, बस उनके 2 गैमीट बना दो, कुछ नहीं है। कोई दिया हो कि मेंडल पी प्लांट का दिया होगा कि बेटा टी और टी है, ये टॉल हाइट का है, ये शॉर्ट हाइट का, बताना बेटा गैमीट कैसे बनेंगे, कुछ नहीं। एक में टी लिखो,
एक में टी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो दिया वो सेपरेट करके एक गैमेट में लिख दो, एक गैमेट में लिख दो, बोलो 50% में ये बनता है, 50% में ये बनता है, ठीक है। अब मान लो किसी में ऐसे दिया हो, ब्लैक ब्लैक दिया हो, अब क्या करोगे? तो ऐसे नहीं कहना कि मैडम 50% में ये बनता है और 50% में ये बनता है। नहीं बेटा, ये सेम तो है, ये 50% और ये 50% सेम तो है, तो कभी भी दो गैमेट नहीं बनाने इसके, एक ही बनाना है। बोलना मैडम ये ट्रिक क्वेश्चन है, दो नहीं बनेंगे, इसमें सिर्फ एक ही गैमीट बनेगा और 100% के पास ब्लैक आएगा, तो आपने एक ही गैमीट बनाना है। गैमीट बनाना सीख गए हो? गैमीट बनाना सीख गए हो? बोलो जल्दी बोलो। गैमीट बनाना सीख गए हो, फिर मैं तुम्हें डोमिनेंट और रिसेसिव के कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। डोमिनेंट डिजीजेस कैसे होती हैं, रिसेसिव डिजीजेस कैसे होती हैं, है ना? फिर मजा आएगा, डिजीज वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है इसका, ठीक है। चलो अब देखो, देखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि दो एलील्स होते हैं, है ना, दो एलील सेम कैरेक्टर के लिए कोड करते हैं, और फिर उनमें से अगर एक खराब हो जाए तो दूसरे वाला उसको डोमिनेट कर लेता है। चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। मान लो कोई क्रोमोसोम है। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे पास क्रोमोसोम जो है, पहले तो डिसाइड कर लेते कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं। तुम्हारे पास 23 पेयर हैं, 23 पेयर हैं। तो जो पहले 22 पेयर हैं वो तो नॉर्मल है ना, पेयर, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 22 तक जो पेयर है वो तो नॉर्मल है। जो लास्ट है 23rd पेयर, वो तुम्हारा सेक्स डिसाइड करता है, जेंडर डिसाइड करता है। जैसे जितने भी लड़के इस वक्त क्लास देख रहे हैं, उनके पास जो 23rd पेयर है वो XY है। नॉर्मल 22 पेयर्स तो नॉर्मल है, ऐसे नॉर्मल 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 22 पेयर्स हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है दैट इज XY। अरे XY लिखना था, दैट इज X भी ऐसे बना रही हूँ और Y को मैं ऐसे बना रही हूँ, XY। तो ये मेल बन गया। जितनी लड़कियां देख रही हैं वो XX है, तो वो फीमेल बन गई। तो 22 पेयर जिनसे सेक्स नहीं डिसाइड होता, इनको बोलते हैं ऑटोजोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स, ठीक है। जिनसे सेक्स डिसाइड होता है, जेंडर डिसाइड होता है, उनको बोलते हैं एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स। सो जो 23rd पेयर है वो एलोजोमिक पेयर है, बाकी ऑटोजोम्स हैं। एलोजोम सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। मेरे को टाइम देखने दो बच्चों ऐसा है, आनंद मनी सर आ गए हैं क्लास के लिए, ठीक है। तो अभी हमारा जॉइंट सेशन है 7 बजे, तो मुझे क्लास ख़त्म करनी पड़ेगी। मैं तुम लोगों को समझाना चाहती थी और ज़्यादा डोमिनेंट डिजीज़ कैसे होती हैं, रिसेसिव डिजीज़ कैसे होती हैं, ऑटोजोमल डिजीज़ क्या होती हैं, सेक्स लिंक डिजीज़ क्या होती है। तुम लोगों को बहुत तंग करती है ना ये चीज़ें, बट वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आनंद मनी सर इज़ हियर, वी विल हैव अ जॉइंट सेशन फॉर NTA पैटर्न का मॉक टेस्ट है, जो हम लोग 90 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर तुम मेरे साथ पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो तो तुम अनअकैडमी प्लस पे आ सकते हो। अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे मैं और 40 टीचर्स पढ़ाएं, तो 40 टीचर्स का तुमको क्लासेस देखने को मिलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मेरा पूरा सिलेबस पढ़ने को मिलता है, मेरी लाइव क्लासेस मिलती हैं, जिससे कि तुम मुझसे बात कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और मैं तुम्हारे क्वेश्चंस इग्नोर भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरे सामने हो। मैम मैं ये रहा, मतलब मुझे तुम्हारे क्वेश्चन सामने दिखते होते हैं पढ़ाते हुए। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए मैंने तुम लोग को बताया नहीं, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए या फ्री क्लासेस लेने के लिए, प्लस की कुछ फ्री क्लासेस भी होती हैं। एक ऐप डाउनलोड कर लोगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिख लो, जिसको नहीं है पता है, उस पर उसको इंस्टॉल कर लेना। नीचे एक ऑप्शन आएगा प्लस का, ठीक है, उस पर प्लस पे क्लिक कर देना, क्योंकि तुम अनअकैडमी प्लस लेना चाहते हो। फिर उसके आगे नीट एम्स का ऑप्शन आएगा, तो नीट एम्स पे क्लिक कर देना, क्योंकि तुम नीट एम्स क्लियर करना चाहते हो, एम्स तो खत्म हो गया। फिर जाना गेट सब्सक्रिप्शन पे। गेट सब्सक्रिप्शन पे अभी 2020 के जो उम्मीदवार हैं, जो बोर्ड्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो लेंगे या तो 1 मंथ सब्सक्रिप्शन या तो 3 मंथ्स। 3 मंथ्स वाले ले लेंगे जो नीट वाले हैं, जो बोर्ड्स वाले हैं वो 1 मंथ सब्सक्रिप्शन लेंगे। ऐसे चॉइसेस आएगा, 1 मंथ 3 मंथ ऐसे चॉइस आएगा। क्लिक करना उस पर, तो वो तुम्हें फीस दिखाएगा। जैसे 1 मंथ की फीस दिखाएगा 6000 मत पे कर देना। उसके ऊपर ना स्पेस आएगा, खाली स्पेस एक, उस पर एक कोड डालना, ऋतु लाइव। ये कोड डालते ही 10% ऑफ हो जाएगा। 6000 का तुमको 5400 का पड़ जाएगा, ठीक है। 3 मंथ्स वाला वैसे 15000 का है। कोड डाल देना, कोड जरूर डाल के अप्लाई जरूर कर देना। 13500, 10% ऑफ कर लो अपने आप। जो बच्चा अभी +1 में है वो 1 ईयर कोर्स ले लेना,
30,000 दिखाएगा उसकी कॉस्ट, कोड डालना तो 27,000 हो जाएगा। जो अभी 10th में है वो 2 ईयर कोर्स लेगा, 48,000 कॉस्ट दिखाएगा उसकी, कोड डालते ही 43,000 हो जाएगा। चलो 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 चलो, मैं जा रही हूँ, चलो ओके बाय बाय। हाँ हाँ टाइम पे स्टार्ट करूँगी, ओके बाय बाय एवरीबॉडी, आई विल सी यू इन 5 to 7 minutes, बाय बाय।